अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एग्जाम्स करीब है और सबको एक ही चीज की टेंशन है। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से ए ग्रेड लाएं, ए स्टैटिक लाएं और अपने ग्रेड को बेहतर बनाएं। और इसमें सबसे बड़ी टेंशन बच्चों को किधर होती है कि 14 मार्क का आंसर आखिर लिखना किस तरीके से है। किसी के टीचर्स कोई पैटर्न बता रहे हैं, किसी और के टीचर्स कुछ और पैटर्न बता रहे हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज्ड हैं। तो भाई आज की वीडियो जो है वो आपकी तमाम तर कंफ्यूजन्स को दूर कर देगी। 14 मार्क का आंसर किस तरीके से लिखना है, कंक्लूजन किस तरीके से करना है। इस वीडियो को गौर से देखें, एंड तक देखें, अपना एक एक मिसकंसेप्शन दूर करें। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये मैंने एक मार्क स्कीम आप लोग के साथ शेयर की हुई है। ये मार्क स्कीम बेसिकली टेबल 2 दिखा रही है हमारी। जब ये आप कोई भी मार्क स्कीम खोलें, रीसेंट मार्क स्कीम्स की बात करूं, पुरानी मार्क स्कीम्स की बात नहीं हो रही, रीसेंट मार्क स्कीम्स की बात करूं, तो कोई भी अगर आप मार्क स्कीम खोलेंगे 2022 की, 2023 की, 2024 की, तो आप देखेंगे आपके पास सबसे पहले कुछ टेबल्स होते हैं। एक होता है टेबल 1, वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के लिए होता है, उसका रिलेशनशिप 14 मार्क के क्वेश्चन के साथ नहीं है। हम बात करें टेबल 2 की। टेबल 2 में सिखाया जाता है कि किस तरीके से 14 मार्क का आंसर लिखना होता है। आपके जितने भी 14 मार्क के आंसर आते हैं, चाहे क्वेश्चन नंबर 2 हो, क्वेश्चन नंबर 3 हो, क्वेश्चन नंबर 4 हो, क्वेश्चन नंबर 5 हो, जितने भी 14 मार्क के सवाल आते हैं वो सारे के सारे इस टेबल के अकॉर्डिंग चेक होते हैं, जिसमें एग्जामिनर ने आपको लेवल मार्किंग का अंदाजा कर दिया है कि भाई किस तरीके से लेवल मार्किंग होती है। ठीक है जी। लेवल 1 और लेवल 2 तो बहुत ही बेसिक से होते हैं। ठीक है। लेवल 1 के अंदर एग्जामिनर कह रहा है कि किसी ने एक बहुत ही जनरल सा आंसर लिख दिया, अगर फॉर एग्जाम्पल उसने जनरल कमेंट्स कर दिए हैं लेकिन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो लैक कर रही है, तो उसको एक आध जो अगर एक कमेंट किया तो 1 नंबर दे देना, 2 कमेंट किया तो 2 नंबर दे देना, लेकिन इससे ज्यादा मार्क्स आपको जनरल आंसर लिखने पे नहीं मिल रहे होंगे। लेवल 2 कह रहे हैं कि अगर किसी ने बच्चे ने सिर्फ आइडेंटिफिकेशंस कर दी है, लेट सपोज उसने पॉइंट्स को सिर्फ लिस्ट डाउन किया है, उसने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो उस सूरत हाल में उसको सिर्फ और सिर्फ लेवल 2 के मार्क्स मिल रहे होंगे फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉइंट्स। अब जितने पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं 1 मार्क पर आइडेंटिफिकेशन मिल रहे होंगे एज पर द लेवल 2 ऑफ दिस टेबल। भाई लेवल 1 और लेवल 2 तो बहुत ही बेसिक सी बात थी। असल में जो हमारे चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं वो है लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 की अचीवमेंट्स में। पहले तो सबसे पहले एक बात याद रख लीजिए कि लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 जो है वो आपको तीनों पूरे करने होंगे। कुछ बच्चे समझते हैं कि सिर्फ लेवल 5 तक पहुंचना है तो सिर्फ लेवल 5 लिख लें। तो नहीं नहीं, लेवल 5 तो सिर्फ कंक्लूजन है, उस पर आपको आखिर के 2 मार्क्स मिल रहे होंगे। सिर्फ लेवल 5 नहीं करना। हम चल रहे हैं और स्टार्ट करें अपने लेवल 3 से। तो ये मार्क्स स्कीम के जब आप टेबल पढ़ेंगे टेबल 2, तो आपकी पहले तो थोड़ी सी कंफ्यूजन में इजाफा होगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ने आपको जो बातें बताई हैं कुछ बातें उससे कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होंगी, लिहाजा आप लोग थोड़े से कंफ्यूज होंगे, लेकिन इस वीडियो के एंड तक आपको तमाम तर चीजें क्लियर हो जाएंगी। एग्जामिनर साहब ने कहा कि अगर आप सिर्फ एक साइड पे एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, सिर्फ एक फैक्टर को उठा के एक्सप्लेन करते हैं और उस पे 1 पॉइंट एक्सप्लेनेशन होती है, तो आपको मैक्सिमम मैक्सिमम 7 मार्क्स मिल सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ एक फैक्टर के 1 पॉइंट की एक्सप्लेनेशन पे आपको 7 मार्क्स तक मिल सकते हैं। लेकिन उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो किस तरीके से पूरी होंगी, या आगे चल के बात करे होंगे। 2 एक्सप्लेनेशंस पे आपको मैक्सिमम 8 मार्क्स मिल रहे होंगे। उसी फैक्टर की 2 एक्सप्लेनेशंस लिखने पे आपको 8 मार्क्स तक मिल रहे होंगे, और एडिशनल एक्सप्लेनेशंस लिखने पे आपको 9 मार्क्स तक मिल रहे होंगे। जी हाँ, यानी कि वन साइडेड आंसर भी एग्जामिनर के इस टेबल के अकॉर्डिंग 7 to 9 मार्क्स अचीव करवा सकता है आप लोगों को, लेकिन डेवलप पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। डेवलप पॉइंट्स क्या होते हैं आगे चल के हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। अब लेवल 4 पे क्या कह रहा है? लेवल 4 पे कह रहा है कि अगर आप 10 से 12 मार्क्स तक की रेंज में जाना चाहते हैं तो आप वन साइड आंसर से काम नहीं चला सकते। यू नीड टू एक्सप्लेन बोथ साइड्स ऑफ द इशू। और अगर आप उस पे 1 एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स मिल सकते हैं। याद रखिएगा, ये मैक्सिमम की बात हो रही है।
अक्सर हम इससे बिलो ही स्कोर कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आंसर्स के अंदर गलतियां भी होती हैं, हम चीजें भूल भी जाते हैं, हम एग्जामिनर की अक्सर रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो जो भी बात यहाँ पे हम कर रहे हैं वो मैक्सिमम की कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर आपने दूसरी साइड पे मैक्सिमम 2 एक्सप्लेनेशंस लिखी तो यू कैन गेट 11 मार्क्स, और अगर आपने इस पे फिर एडिशनल एक्सप्लेनेशंस लिखी या तो डेवलप्ड एक्सप्लेनेशन लिखी तो आपको 12 मार्क तक की भी रीच हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये वन साइड और बोथ साइड यानी कि सेकंड साइड ये क्या है? क्या इसका ये मतलब है कि एक फैक्टर दूसरा फैक्टर, या इसका मतलब है एक पॉइंट या दूसरा पॉइंट? अक्सर ये मेरे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आता रहता है, लिहाजा आज मैंने सोचा कि सारे मसले हल ही कर दूं ताकि जो भी कंफ्यूजन्स दूसरों को हैं वो सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाए। अब बात करें लेवल 5 की, तो याद रखिएगा 14 आउट ऑफ 14 हासिल करना है तो कंक्लूजन तो लिखना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आंसर में आप किस चीज से ज्यादा अग्री करते हैं, किस हद तक अग्री करते हैं। ये सारी चीजें डिपेंड कर रही होंगी नेचर ऑफ द क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन हाउ सक्सेसफुल वाला है तो फिर आप कमेंट कर रहे होंगे कि किस एक्सटेंट तक आप अग्री करते हैं। अगर सवाल में पूछा गया होगा डू यू अग्री और डिसएग्री, तो आप या तो अग्री कर रहे होंगे या आप डिसएग्री कर रहे होंगे। इस तरीके से आप अपनी इवैल्यूएशन कर रहे होंगे। लेकिन इवैल्यूएशन उतनी आसान नहीं है जितनी आप लोग समझते हैं, और अक्सर टीचर्स इसको इग्नोर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे क्लियरली 13 आउट ऑफ या 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स नहीं हासिल कर पा रहे होते। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं तमाम तर चीजों को डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा। हाउ टू राइट अ कंक्लूजन ऑफ द आंसर, इसको खास तौर पे डील कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने आप लोगों की स्क्रीन पे जो सवाल अभी शेयर कर दिया है, ये हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान के सेक्शन 1 या सेक्शन ए जिसको आप कहते हैं, सेक्शन ए से मैंने ये सवाल शेयर किया है। सवाल मैंने वो उठाया है, उस सवाल के अकॉर्डिंग आपको ये पैटर्न एक्सप्लेन कराऊंगा, जिसको अमूमन बच्चों ने 9th ग्रेड के अंदर ही अच्छी तरीके से कवर कर लिया होता है, और 10th ग्रेड में भी इसको बच्चों ने पक्का किया हुआ होता है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ होता है। तो मैंने एक कॉमन टॉपिक उठाया जो आप सब लोगों को समझ आ रहा होगा, ज्यादातर बच्चों को इसका आंसर याद भी होगा, इसके पॉइंट्स याद भी होंगे, तो समझने में थोड़ी आसानी हो रही होगी। देखो यहाँ पे सवाल क्या है, पास्ट पेपर्स के सवाल है। डिड शाह वली उल्लाह, यानी कि मुस्लिम रिफॉर्मर से रिलेटेड सवाल है, डिड शाह वली उल्लाह कंट्रीब्यूट मोर to the spread of Islam than anyone else in the subcontinent before 1850? एक्सप्लेन योर आंसर। एग्जामिनर साहब ने क्लियरली कह दिया है कि आपने अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। तो यानी कि आप अगर पॉइंट्स को सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं तो याद रखिएगा फिर आप वही लेवल 2 तक रीच हो सकता है। लेवल 3 के लिए यू हैव टू राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉइंट। अब सवाल ये पैदा होता है, सर लेवल 3 क्या है, लेवल 4 कैसे रीच होगा, लेवल 5 कैसे रीच होगा? बहुत सारे बच्चे इस बात का मिसकंसेप्शन का शिकार है, या बहुत सारे टीचर्स भी अक्सर इस बात को उतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि जरूरी नहीं है कि जो पहला पैराग्राफ है वही लेवल 3 है। अक्सर बच्चे या टीचर्स ऐसा समझ रहे होते हैं कि जो पहला पैराग्राफ लिखा गया है वो लेवल 3 है, यानी कि पहला पैराग्राफ लिखने पे आपको 7 to 9 मार्क्स मिल रहे होंगे, जो कि हरगिज सच नहीं है। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि पहला पैराग्राफ लिखने पे आपको 7 to 9 मार्क्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट सीक्वेंस मैटर ही नहीं करता। आप पहले कोई और बात लिख दो, बाद में कोई और बात लिख दो, पहले किसी और रिफॉर्मर के बारे में लिख दो, बाद में किसी और रिफॉर्मर के बारे में लिखो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। जस्ट मैटर जो कर रहा होता है वो आपके कंक्लूजन के अकॉर्डिंग मैटर कर रहा होता है। ये डिसीजन के कौन सी साइड लेवल 3 है, कौन सी साइड लेवल 4 है, ये डिपेंड कर रहा होता है आपके कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन में आपको डिसाइड करना है कि किस मुस्लिम रिफॉर्मर ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, यानी कि इस सवाल के अकॉर्डिंग आपने जज करना है कि शाह वली उल्लाह ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स इस्लाम और नॉट। तो आपने चाहे इस बात से अग्री करो या आप अपने इस बात से डिसएग्री करो, इट्स ऑल अप टू यू, बट यू हैव टू जस्टिफाई योर कंक्लूजन एज पर योर आंसर। आंसर उसी अकॉर्डिंग हो।
पहली बात बच्चे गलती ये करते हैं कि वो एक फैक्टर को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, उसकी बहुत सारी तारीफें कर देते हैं, और उसके बाद वो उस चीज से ही डिसएग्री कर जाते हैं, विच इज अ मेजर मिस्टेक। ये मेजर ब्लंडर है जो बच्चे अक्सर कर रहे होते हैं। हमें ये गलती नहीं करनी। दूसरी, बच्चे गलती ये करते हैं कि वो जिससे अग्री कर रहे होते हैं अक्सर उसकी बहुत सारी नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं, और आखिर में उसको सबसे इंपॉर्टेंट कंसीडर कर देते हैं। तो एग्जामिनर की भी यहाँ पे खोपड़ी उल्टी पुल्टी हो जाती है कि यार बच्चे ने तो पूरी कहानी चेंज कर दी, पूरे पूरे आंसर में उसकी बुराइयां करता रहा, पूरे आंसर में उसकी बुरी बातें नेगेटिव साइड लिखता रहा, और आखिर में कह दिया यस ही वॉज द बेस्ट। तो ये गलती नहीं करनी। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले वापसी चलते हैं टेबल 2 के कंटेंट की तरफ, और डिसाइड करते हैं कि भाई किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे कि लेवल 3 किस फैक्टर या किस पॉइंट को लिखने पर हमें मिल रहा होगा। देखो, सबसे पहले तो यू हैव टू प्लान योर आंसर। आपने सबसे पहले डिसाइड करना है कि मैं किस रिफॉर्मर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर करने वाला हूं, बिकॉज दैट मुस्लिम रिफॉर्मर विल गिव यू द मार्क्स फॉर द लेवल 3। लेवल 3 कौन सी साइड है? लेवल 3 इज द चोजन साइड। लेट्स अज्यूम कि मैं शाह वलीउल्लाह को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूं, तो इसका ये मतलब है कि मेरी जो चोजन साइड है दैट इज शाह वलीउल्लाह's अचीवमेंट्स। और ये साइड की एक्सप्लेनेशन पे मुझे 7 to 9 मार्क्स हासिल हो सकते हैं। 7 to 9 मार्क्स मुझे कब मिलेंगे? जब मैं लेवल 3 को पूरा करूंगा। और लेवल 3 कैसे है? मेरी चोजन साइड लेवल 3 है। लेकिन सर सवाल ये पैदा होता है कि मैं कैसे प्लान करूं कि मुझे किस मुस्लिम रिफॉर्मर को सपोर्ट करना है, या कोई भी सवाल हो मुझे किस फैक्टर को सपोर्ट करना है। तो मैं अभी आप लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट तो दिखा ही चुका हूं। एग्जामिनर ने आपको कहा था लेवल 3 पे आपने 1 एक्सप्लेनेशन, 2 एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल एक्सप्लेनेशन लिखनी है। यानी कि मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मैं शाह वलीउल्लाह के बारे में 3 डेवलप पॉइंट्स लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। यानी कि मुझे शाह वलीउल्लाह को एक फैक्टर कंसीडर करना है, और उसके अंदर 3 डेवलप पॉइंट्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद आया कि भाई शाह वलीउल्लाह ने तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया था, दैट वाज द ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान इनटू पर्शियन, एंड लेटर ऑन हिज सन्स ट्रांसलेटेड द होली कुरान इनटू उर्दू। तो दिस इज वन पॉइंट ऑफ द फैक्टर शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह एक फैक्टर है, इसके अंदर एक पॉइंट लिखा मैंने, ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान। देन मुझे याद आया कि इन्होंने तो अदल और तवाजुन के बारे में भी पढ़ाया मदरसा रहीमिया के अंदर। इन्होंने तो ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई मराठास के खिलाफ। इन्होंने तो शाह वलीउल्लाह ने तो चारों खुलफाए राशिदीन के ऊपर अकाउंट लिखा ताकि शिया और सुन्नी के दरमियान जो फर्क है, जो डिफरेंसेस हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो खत्म हो सके। तो देखो, शाह वलीउल्लाह के जितने भी काम हैं वो इनके पॉइंट्स हैं। अब मुझे तो याद आ गया, समझ आ गया कि भाई मेरे पास तो 3 से ज्यादा ही पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स तो एटलीस्ट मैं लिख ही सकता हूँ शाह वलीउल्लाह के बारे में। तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ भाई, मेरी पहली कंडीशन मीट हो गई। मुझे पहली रिक्वायरमेंट समझ आ गई कि किस मुस्लिम रिफॉर्मर को चुनना है, मैं शाह वलीउल्लाह को चूज कर सकता हूं। लेकिन यहां पर बस नहीं हो गई, एक और भी कंडीशन है जिसको मीट करना जरूरी है। मैंने ये डिसाइड करना है कि क्या मैं कंक्लूजन में शाह वलीउल्लाह को सपोर्ट कर सकता हूं। देखो, कंक्लूजन बच्चे बस ऐसे लिख देते हैं कि ऑल दो ऑल मुस्लिम रिफॉर्मर्स वर इंपॉर्टेंट एंड शाह वलीउल्लाह वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बस अपने आंसर को खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। मुझे शाह वलीउल्लाह को अगर कंक्लूजन में सपोर्ट करना है तो आई हैव टू गिव माय व्यू why Shah Waliullah was more important than the other reformers। लेकिन यहां पर जो रीजन है उसकी 2 स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है। एक तो ये that the reason should be on the broader aspect। अब आप सोचोगे ये ब्रॉड एस्पेक्ट की क्या बात है? एक है आपकी लिमिटेड एस्पेक्ट और एक है ब्रॉडर एस्पेक्ट, यानी कि आपने अपना कंक्लूजन लॉन्ग रन के बेसिस पे करना है, इमीडिएट बेसिस पे नहीं करना। इसको मैं ऐसे समझाता हूं, एक मिसाल देके समझाता हूं कि मैंने कहा मैंने डॉक्टर से दवा ली, दवा खाई और मैं ठीक हो गया, अगले दिन काम पे चला गया। तो ये मैंने एक बहुत नैरो एस्पेक्ट की बात की है। लेकिन अगर मैं ये बात इसको इस तरीके से बयान करूं कि यार वो दवा डॉक्टर की बड़ी ही अच्छी थी, क्योंकि जब मैंने वो दवा खाई तो मेरा एक बड़ा मेजर इशू खत्म हो गया। लेट सपोज मेरा बैक पेन खत्म हो गया, जो पिछले 15 साल से मेरे साथ चल रहा था और मेरी आगे की 15 साल की जिंदगी को अफेक्ट करने वाला था। लेकिन विद द विल ऑफ अल्लाह
उस डॉक्टर ने मुझे वो दवा दी और मेरी पिछली 15 साल की जिंदगी की प्रॉब्लम खत्म हो गई और मेरी आगे की फ्यूचर लाइफ आसान हो। तो देखो ये बात और पहली वाली बात में कि कल मैं काम पे चला गया, इसमें कितना फर्क है। पहली बात जो थी वो मेरे एक बहुत लिमिटेड एस्पेक्ट को कैरी कर रही थी, लेकिन जो दूसरी बात मैंने की कि भाई मेरी 15 साल की जिंदगी की प्रॉब्लम सही हो गई, मेरे आगे की फ्यूचर लाइफ आसान हो गई। तो ये मैं एक बात कर रहा हूँ ब्रॉडर पिक्चर पे। हमें अपने कंक्लूजन में जो रीजन देना होता है, इट शुड ऑलवेज बी ऑन द ब्रॉडर एस्पेक्ट, नॉट द लिमिटेड पिक्चर ऑफ द आंसर। दूसरी बात, मेरी बात समझना, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये रीजन मैं रिपीट कर सकता हूं? यानी कि मैंने ऊपर शाह वलीउल्लाह की एक्सप्लेनेशन में भी लिख दिया, नीचे मैंने दोबारा ही कर दिया। हरगिज आपने ये काम नहीं करना। क्यों नहीं करना? अदरवाइज आपको कंक्लूजन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, कंक्लूजन के अंदर एक सेपरेट रीजन सोच लेना है कि यार क्या मैं एक सेपरेट रीजन लिख सकता हूं। हाँ, अगर आपके पास उन 3 डेवलप पॉइंट्स के अलावा भी एक पॉइंट है और वो टारगेट कर रहे हैं ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ द पिक्चर, तो आप कहेंगे हाँ भाई, मैं डिसाइड कर लिया कि मैं इस फैक्टर को चुनूंगा इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हाँ, मेरे पास शाह वलीउल्लाह के लिए एक रीजन है, 3 डेवलप पॉइंट्स के अलावा भी एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे रीजन है, तो फिर मैं जा सकता हूं और शाह वलीउल्लाह को कंक्लूजन में सपोर्ट कर सकता हूं। इफ यस, अगर ये दोनों चीजें आपकी पूरी हो गई, देन यू कैन गो, यस, यू कैन स्टार्ट योर आंसर नाउ। अब आप शाह वलीउल्लाह के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहां पर भी एक बच्चे बहुत मेजर गलती कर रहे होते हैं। वो गलती क्या है कि बच्चे शाह वलीउल्लाह की एफर्ट्स को बहुत ज्यादा डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज दे रहे होते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्स दे रहे होते हैं। इनफैक्ट एक बहुत बड़ी गलती, बच्चे आंसर के अंदर इंट्रोडक्शंस लिख रहे होते हैं। वो शाह वलीउल्लाह की अम्मी कौन थी, शाह वलीउल्लाह के अब्बू कौन थे। ठीक है, दैट्स वेरी गुड अगर आपके पास ये नॉलेज है, बट दैट इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि क्या शाह वलीउल्लाह कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर देन अदर रिफॉर्मर्स, यानी कि आपने शाह वलीउल्लाह की इंपॉर्टेंस के ऊपर फोकस करना है। आपने शाह वलीउल्लाह की बायोग्राफीज नहीं बतानी, शाह वलीउल्लाह की अचीवमेंट्स के ऊपर फोकस करना है, उनके काम की इंपॉर्टेंस के ऊपर फोकस करना है। अब चलते हैं और समझते हैं कि एक नॉर्मल पॉइंट और एक डेवलप पॉइंट में क्या फर्क है। देखो भाई, जो चोजन साइड है मैंने स्क्रीन पे आप लोगों से शेयर कर दिया कि भाई मुझे लेवल 3 अचीव करना है, 7 to 9 मार्क्स अचीव करने हैं। आफ्टर डिसाइडिंग कि मैं शाह वलीउल्लाह को चूज करूंगा, तो शाह वलीउल्लाह के बारे में मेरे पास एटलीस्ट 3 डेवलप पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। अब 3 पॉइंट्स मैंने कौन से चुने? मैंने कहा भाई, एक, इन्होंने इस्लाम की नॉलेज जो कमी थी उसको खत्म करने के लिए काम किया। दूसरा, जो मराठास का इन्फ्लुएंस उस टाइम पे प्रेवलेंट था, इसको खत्म करने के लिए काम किया। और तीसरा, जो उस दौर में इनइक्वालिटी और इनजस्टिस प्रिवेल कर रहा था, शाह वलीउल्लाह ने उसको खत्म करने के लिए मदरसे रहीमिया में अदल और तवाजुन की नॉलेज थी। ठीक है जी। तो 3 काम क्या चुन लिए? ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान, राइटिंग लेटर्स टू डिफरेंट किंग्स एंड emperors calling them against marathas, and third, his preaching at madrasa rahimia about justice and equilibrium। तो ये 3 मैंने एफर्ट्स चुन ली। अब देखो, एक गलती जो बच्चे कर रहे होते हैं वो ये कि जस्ट वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं शाह वलीउल्लाह ने काम क्या किया, लेकिन वो उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर एम्फेसाइज नहीं कर रहे होते, विच इज अ ग्रेव मिस्टेक। याद रखिएगा, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट का मतलब अपने आंसर को अपने सवाल से रिलेट करना। आपका सवाल ये पूछ रहा है कि क्या शाह वलीउल्लाह ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो आप ना फोकस, आपका टोटल फोकस इनकी इंपॉर्टेंस के ऊपर होना चाहिए, rather देन जस्ट डिस्क्राइबिंग व्हाट ही डिड। यानी कि अगर आपने शॉर्ट में बता दिया कि इन्होंने कुरान को ट्रांसलेट किया पर्शियन में एंड लेटर ऑन हिज सन्स ट्रांसलेटेड होली कुरान इनटू उर्दू, दैट इज नॉट इनफ टू गेट मार्क्स फॉर द डेवलप पॉइंट। डेवलपमेंट के लिए आपको इनकी इंपॉर्टेंस के ऊपर एम्फेसाइज करना पड़ता है। अच्छा, जब मैं अपने अर्ली इयर्स में था तो मैं क्या करता था, इसके ऊपर कुछ एक आध पॉइंट लिख देता था। जैसे कि मैंने कहा, इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ कुरान, और मैं समझता था कि पॉइंट डेवलप हो गया। लेकिन जब मेरी पहली बार मुलाकात हुई आपके हेड ऑफ एग्जामिनर से, बारबरा मिलर से जब मेरी मुलाकात हुई,
तो मैंने उनसे पूछा कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेवलप पॉइंट एंड अ वेल डेवलप पॉइंट। तो उन्होंने मुझे कुछ इंग्लिश में बताया। अब आपको पता है कि मेरी इंग्लिश कितनी कमजोर सी है, तो मुझे तो समझ ही नहीं आई। तो मैंने कहा कि बारबरा बाजी, आप कुछ इस तरीके से कर दें कि मुझे ना समझ आ जाए। उन्होंने कहा हुक्म करें, आप बताएं आपको किस तरीके से समझ आएगी। अब मैं ये तो कह नहीं सकता था कि मेरे लिए उर्दू में अर्ज कर दें, क्योंकि वो तो बेचारी ब्रिटिश है, तो उनको तो उर्दू समझ नहीं आती। तो मैंने उनसे कहा आप ना किसी किसी एक सवाल की एग्जाम्पल बता के मुझे बता दें कि हाउ टू राइट अ वेल डेवलप पॉइंट। तो उन्होंने कहा अ डेवलप पॉइंट विल जस्ट फोकस ऑन वन पॉइंट ऑन द इम्पोर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल वो ये कहेंगे कि शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड होली कुरान इनटू पर्शियन which made it easier to understand Quran. But a well-developed point will make multiple statements on this importance of this point. For example, they will say that it became easier to preach the Quran for the teachers, and as a result, it resulted in solution of the many of the religious issues that existed during that time. तो मुझे समझ आ गया कि वेल डेवलप पॉइंट लिखना भी काफी नहीं है भाई। हमें तो सॉरी डेवलप पॉइंट लिखना भी काफी नहीं है, हमें अगर 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स चाहिए तो हमें वेल डेवलप पॉइंट लिखना पड़ेगा। हमें मल्टीपल पॉइंट्स देने पड़ेंगे, एटलीस्ट उस फैक्टर के ऊपर जो हमारी चोजन साइड पे। लेट सपोज हमने शाह वलीउल्लाह को चूज किया है, तो हमें शाह वलीउल्लाह के जो भी पॉइंट है उसके ऊपर मल्टीपल फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे उनकी इंपॉर्टेंस के ऊपर। लेट सपोज एक काम है तो एक काम के ऊपर भी हमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे। उसी के बाद हम दूसरा काम स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैंने दूसरा मसला चुना कि शाह वलीउल्लाह मेड एफर्ट्स टू रिमूव द थ्रेट ऑफ मराठास दैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द टाइम। हमें पता है औरंगजेब स्पेंट 25 years fighting Marathas and yet he could not defeat them. And Marathas were threatening to overrun the Mughal Empire, which meant that the Muslims would have to suffer at the hands of the great Hindu majority. क्योंकि मराठास भी हिंदू कौम थी ना, तो हिंदूज का रूल आ सकता है अगर मुगल्स डिक्लाइन में चले जाए। तो शाह वलीउल्लाह ने क्या किया, he wrote letter to Ahmad Shah Abdali and called him for his support, and Ahmad Shah Abdali came and defeated Marathas। कौन सी बैटल थी, सोचिए, एक सेकंड लगाएं। कौन सी बैटल में मराठास को हराया? जी हाँ, बैटल ऑफ पानीपत, दैट वाज 1761। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना शुरू हो जाते हैं कि बैटल ऑफ पानीपत कौन थी, कैसी थी, कहाँ पे हुई, कौन कौन रूलर था, कौन कौन कमांडर था। आपसे ये पूछा नहीं जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है कि शाह वलीउल्लाह सबसे इंपॉर्टेंट थे या नहीं थे। तो आपने शाह वलीउल्लाह के काम से ज्यादा उनकी इंपॉर्टेंस के ऊपर फोकस करना है। और मैंने आपको फिर बताया दैट देयर शुड बी मल्टीपल पॉइंट्स ऑन द डेवलपमेंट साइड। मीनिंग मैंने एक पॉइंट लिखा दैट दिस रिजल्टेड इन मराठास इन्फ्लुएंस बीइंग रिड्यूस्ड। साथ साथ मैंने ये भी लिखा कि इट वाज एन इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट ऑफ शाह वलीउल्लाह इन सेविंग मुगल रूल फ्रॉम नॉन मुस्लिम इन्वेडर्स। एंड इस तरीके से मुसलमान ग्रेट हिंदू मेजोरिटी के अंडर नहीं आए। तो ये देखो मैंने मल्टीपल पॉइंट्स लिखे इसकी इंपॉर्टेंस पे। माय डियर स्टूडेंट्स, नॉलेज पार्ट वीक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है, ये जो डेवलपमेंट साइड है, ये वीक नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से जब आपने थर्ड पॉइंट चुना दैट देयर वाज प्रेवलेंट इक्वल इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस, तो इधर भी आपने सेम पैटर्न को अप्लाई किया। जैसे कि आपने कहा कि जब इन्होंने जस्टिस और इक्विलिब्रियम के बारे में, अदल और तवाज़ुन के बारे में प्रीच किया, इट इम्प्रूव द ट्रीटमेंट ऑफ द मुस्लिम peasants and farmers, it restored social justice and equality that was very lacking at that time. And शाह वलीउल्लाह का एक पॉइंट जो कि लॉन्ग रन एस्पेक्ट पे जा रहा है, हम चाहें तो इसको कंक्लूजन के लिए भी छोड़ सकते हैं, दैट ही प्रोड्यूस्ड डिसाइपल्स सच एज सैयद अहमद शहीद बरेलवी who then became Muslim reformers। ठीक है जी। तो इस तरीके से लिखने पे आपको 7 to 9 मार्क्स मिल सकते हैं, सिर्फ एक फैक्टर की एक्सप्लेनेशन, यानी कि सिर्फ शाह वलीउल्लाह के बारे में लिखने पे आपको 7 to 9 मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन हम अजम्पशन करते हैं कि हमें 9 नहीं, हमें 8 नहीं, हमें 7 ही मिले होंगे। तो इन बाकी मार्क्स को हम कहाँ कवर अप कर सकते हैं? इन बाकी मार्क्स को हम कवर अप कर सकते हैं जब हम लेवल 4 की एक्सप्लेनेशन करें होंगे, तो थोड़ा सा वहां पे एडिशनल जाके, थोड़ा सा हम वहां पे एक्स्ट्रा लिख के हम इन मार्क्स को पूरा कर रहे होंगे।
एक बड़ी मिसकंसेप्शन कि टीचर्स ये अज्यूम कर लेते हैं कि 4 फैक्टर्स लिखने पर ही आपको जो है 14 आउट ऑफ 14 मिल सकते हैं। अब मुझे कोई बताए कि इस पर्टिकुलर सवाल में 4 फैक्टर्स कहाँ से लाए। जब मुस्लिम रिफॉर्मर्स एज पर मार्क्स स्कीम ही 3 है, तो हम 3 ही मुस्लिम रिफॉर्मर्स को एक्सप्लेन करेंगे ना। तो हम लोगों ने क्या करना है, हमने इस मिसकंसेप्शन को अपनी जिंदगी से अलहदा कर देना है, दूर कर देना है कि हमें 4 पॉइंट्स, 4 आर्ग्यूमेंट्स लिखने पे ही मार्क्स मिल रहे होंगे, अदरवाइज हमें मार्क्स नहीं मिल रहे होंगे। देखो अब मैंने क्या किया, लेवल 4 यानी कि 10 to 12 मार्क्स के लिए मैंने दूसरे मुस्लिम रिफॉर्मर्स को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने रंजीत सिंह के खिलाफ पंजाब को लिबरेट करने के लिए बहुत काम किया। इन्होंने 2 जगह हजरो और ओकाड़ा में अटैक किया। फर्स्ट अटैक और सेकंड अटैक दोनों में ही रंजीत सिंह हैड टू फेस द डिफीट एट द हैंड्स ऑफ द मुजाहिदीन, जो जिहाद मूवमेंट के तहत हुई। और बेटा यहां पर सैयद अहमद शहीद बरेलवी की इंपॉर्टेंस में काफी इजाफा हुआ। अगेन येट अगेन आप लोग का फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, सैयद अहमद शहीद बरेलवी के काम की इंपॉर्टेंस के ऊपर, rather than just focusing on where and when and how he defeated the forces of रंजीत सिंह। तो देखो फोकस हमारा हमेशा होना चाहिए इंपॉर्टेंस के ऊपर। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सर हमें तीनों मुस्लिम रिफॉर्मर्स की सिर्फ इंपॉर्टेंस से बात करनी है, या हम इनकी कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप उन मुस्लिम रिफॉर्मर्स के नेगेटिव एस्पेक्ट को भी हाईलाइट कर दो जिनको आप सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो, लेट्स सपोज शाह वली उल्लाह, तो इट इज इम्पेरेटिव कि आप उनके नेगेटिव साइड को हाईलाइट ना करो। ठीक है जी, मैंने फिलहाल चूज किया है कि मैं तीनों के ही पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट कराऊंगा, लेकिन कंक्लूजन में मैं समझा रहूंगा कि व्हाई आई थिंक शाह वलीउल्लाह वाज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर रिफॉर्मर्स। देखो भाई, मैंने सैयद अहमद शहीद बरेलवी की इंपॉर्टेंस में भी मल्टीपल पॉइंट्स लिखे। फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड दैट सैयद अहमद शहीद बरेलवी became recognized as a successful military leader after defeating the forces of Ranjit Singh, and his Mujahideen numbers grew up to 80,000. And then in 1827, he became the Imam of Muslims, and his words were considered binding upon Muslims, and his jihad movement was an inspiration for the following Muslim generations. And we can say that it became a forerunner of the Pakistan movement as well, because many people got inspiration from his efforts and his movement, that they were when they were ready to sacrifice their life for the sake of Islam, then why not us? जब मुसलमानों ने पाकिस्तान मूवमेंट चलाई तो उनका भी मकसद, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो भी एक तरीके से अल्लाह की राह में जिहाद कर रहे थे, एंड दे गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ सैयद अहमद शहीद बरेलवी। क्या ये भी पॉइंट लॉन्ग रन एस्पेक्ट पे जा रहा है? हाँ बिल्कुल जा तो रहा है। अगर हम इस तरीके के पॉइंट्स को और शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को डिफरेंशिएट करने के काबिल हो जाए तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम जरूरी नहीं है कि आप सर जुहेब के व्यू से स्टिक करें, आप अपना भी कंक्लूजन कर सकते हैं, आप किसी और रिफॉर्मर को भी सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। हैविंग एक्सप्लेन नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि हमने 2 फैक्टर्स वहां पे एक्सप्लेन कर दिए, शाह वलीउल्लाह के बाद हमने सैयद अहमद शहीद बरेलवी को एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद हम आएंगे और हम बात करेंगे थर्ड मुस्लिम रिफॉर्मर की, जिसमें हम कवर करेंगे हाजी शरीयतुल्लाह को। हाजी शरीयतुल्लाह ने इस्लामिक प्रैक्टिसेस को प्योरीफाई करने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट की, दैट वाज फराइजी मूवमेंट। He traveled across Arabia. He was inspired by Sheikh Abdul Wahab. He returned to East Bengal. He started his Faraisi movement, which alarmed Hindu Zamindar. Yet again, this is just the explanation part. But explained, well explained points will not give you complete marks. You have to develop them points as well. तो डेवलपमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी भी इंपॉर्टेंस के ऊपर एम्फसाइज करना पड़ेगा। लेट्स सपोज यू राइट that this movement brought a spiritual revival, which eventually led to the economic revival in the region of East Bengal, and a political unity began to grow among the Muslims, and therefore Muslims were now standing up against the Hindu zamindar, which alarmed the Hindu zamindars. But what happened then? आप नेगेटिव साइड पे भी बात कर सकते हो। आप कहो कि देन ही वाज एक्साइल्ड फ्रॉम ईस्ट बंगाल, सैयद हाजी शरीयतुल्लाह को एक्साइल कर दिया था। Then his work was carried out by his son Mohsinuddin, but again yet Mohsinuddin को भी इम्प्रिजन कर दिया था ब्रिटिश ने, then he died over there.
तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से आपने 14 मार्क का आंसर लिखना है, जिसमें आपका मेन फोकस होना चाहिए आपकी चोजन साइड के ऊपर। अगर आपके चोजन साइड मुस्लिम रिफॉर्मर्स शाह वली उल्लाह है, तो आप उस पे कम से कम 3 डेवलप पॉइंट्स लिखेंगे। डेवलप पॉइंट्स का मतलब भी आपको समझा दिया कि देयर शुड बी मल्टीपल पॉइंट्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट मुस्लिम रिफॉर्मर। बेहतर यह है कि आप उनके बारे में नेगेटिव साइड ना लिखें। आपने नेगेटिव साइड लिखनी है तो आप सैयद अहमद शहीद बरेलवी और हाजी शरीयतुल्लाह की नेगेटिव साइड की बात कर रहे हो, लेकिन येट अगेन इनके पर भी सिर्फ नेगेटिव साइड नहीं है, इनकी पॉजिटिव साइड को भी आपने हाईलाइट करना है। ज्यादा पॉइंट्स चोजन साइड पे होने चाहिए बिकॉज दैट इज द मोस्ट मार्क स्कोरिंग साइड। और चोजन साइड या नॉट चोजन साइड कैसे पता चलेगी, ये तो एग्जामिनर को आपके कंक्लूजन लिख के ही, कंक्लूजन को पढ़ के ही पता चलेगा। तो अब हम चल रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, दैट इज राइटिंग द कंक्लूजन एंड अचीविंग द लेवल 5 आंसर 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स, जो कि सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। आपने एक तो अपने कंक्लूजन को रखना है अनबायस्ड। अनबायस्ड मतलब तीनों ही मुस्लिम रिफॉर्मर्स इंपॉर्टेंट थे, तो हमें तीनों का दिल रखते हुए चलना है। आपने बेशक शाह वलीउल्लाह से अग्री किया, बट दैट डजंट मीन दैट यू कैन डिसरिस्पेक्ट द एफर्ट्स ऑफ अदर मुस्लिम रिफॉर्मर्स। तो आपने अपने कंक्लूजन में सबसे पहले तो क्या करना है, डिसाइड करना है दैट वेदर यू अग्रीड विद द कंक्लूजन और डिसएग्रीड। देखो कुछ बच्चे सिर्फ ये लिख देते हैं कि शाह वलीउल्लाह वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बट वो इस बात को भूल जाते हैं कि एग्जामिनर ने हमसे पूछा था डू यू अग्री और डिसएग्री। तो वो ये सेंटेंस अपने से स्टार्ट ही नहीं करते दैट आई अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। तो देखो सबसे पहले आपने जिस सवाल में भी डू यू अग्री या डिसएग्री लिखा, हाउ सक्सेसफुल वाले सवाल अलग है, हाउ फार डू यू अग्री वाले सवाल अलग है। उनके लिए मैं एक स्पेसिफिक अलग वीडियो बना रहा हूँ, उनको अलग से समझा रहा हूँ, लेकिन फिलहाल मेरा फोकस उन वाले क्वेश्चंस के ऊपर है जिधर लिखा होता है डू यू अग्री और डिसएग्री। तो आपने यहाँ पे लिखा आई अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। मैं जो भी गिवन स्टेटमेंट था उससे अग्री करता हूं दैट यस शाह वलीउल्लाह वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बट मुझे क्योंकि अपने कंक्लूजन को अनबायस्ड रखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं दूसरे मुस्लिम रिफॉर्मर्स का भी दिल रखूंगा और कहूंगा ऑल दो जो है ना मेरे की वर्ड है। और यहाँ पे मुझे ये वर्ड बड़ा ही पसंद है क्योंकि मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा होता हूँ कि ऑल दो से आपने अपना कंक्लूजन करना है। ऑल दो आपने कहा अदर मुस्लिम रिफॉर्मर्स भी इंपॉर्टेंट थे, अदर मुस्लिम रिफॉर्मर्स were also important. Please don't mind my very bad writing. I know my handwriting is not that good and I'm writing in जल्दी जल्दी, तो थोड़ा सा गलती गंदा सदा तो चल रहा होगा। अदर मुस्लिम रिफॉर्मर्स वर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन आई बिलीव मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है तो आई बिलीव लिख सकता हूँ। कुछ बच्चों को ऐसा टीचर समझाया जाता है कि फर्स्ट पर्सन अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, विच इज टोटली रॉन्ग। आप इस पर अपना बिलीफ भी शेयर कर सकते हैं। शाह वली उल्लाह। अच्छा एक और बात, क्या सर हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं? एक बार फुल फॉर्म लिखने के बाद अगर शॉर्ट फॉर्म लिख दो तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है जी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है SWU वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर मैं कहूंगा कि शाह वलीउल्लाह मेड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस। शाह वलीउल्लाह की जो कॉन्ट्रीब्यूशन थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। देन मुझे अपना कॉन्क्लूजन यहाँ पे खत्म नहीं करना, मुझे एक रीजन देना है। कुछ बच्चे रीजन क्या दे रहे होते हैं कि बिकॉज शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड होली कुरान इनटू पर्शियन, या ही कॉल्ड अहमद शाह अब्दाली, या फिर ही रोट एन अकाउंट ऑन द लाइव्स ऑफ 4 कैलिफ्स शोइंग हाउ सिमिलर दे वर। ये कंक्लूजन में एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों? पहली बात तो आप अगर ऊपर लिखा हुआ रीजन रिपीट कर रहे हो, टोटली अनएक्सेप्टेबल। दूसरी बात, ये आपके कंक्लूजन की जो दूसरी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर रहे, दैट इज द आंसरिंग इन द लॉन्ग रन एस्पेक्ट, गिविंग अ रीजन इन द ब्रॉड टर्म, ब्रॉड एस्पेक्ट, लॉन्ग रन एस्पेक्ट, वो कंक्लूजन आपका एक्सेप्ट नहीं हो सकता। देखो ब्रॉड एस्पेक्ट में मैं क्या रीजन ला सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई शाह वली उल्लाह को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए समझता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इनका काम जो था वो यूनिवर्सल था। यानी कि आज भी शाह वली उल्लाह की लिखी हुई ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान या इनके बच्चों की लिखी हुई ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान आज तक इस्तेमाल हो रही है। तो इन
इनका काम वॉज नॉट कन्फाइंड टू एनी पर्टिकुलर एरिया और एनी पर्टिकुलर टाइम। इनका काम यूनिवर्सल था, आज भी इस्तेमाल हो रहा है। अब मैं इसका कंपैरिजन करूंगा बाकी मुस्लिम रिफॉर्मर्स से कि भाई बाकियों को मैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं समझता, तो मैंने उनकी भी थोड़ी सी नेगेटिव बात कर देनी है। मैंने कहा कि अगर हम अदर रिफॉर्मर्स को देखें तो उनके काम जो है दे वर कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर पीपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं सैयद अहमद शहीद बरेलवी की, तो इनका काम कन्फाइंड था पंजाब या एनडब्ल्यूएफपी की हद तक और उस पर्टिकुलर टाइम में जब रंजीत सिंह रूलर था। अगर मैं बात करूं हाजी शरीयत उल्लाह की, तो हाजी शरीयत उल्लाह का काम कन्फाइंड था ईस्ट बंगाल के लोगों के लिए और उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। लेकिन शाह वलीउल्लाह वाज द मैन ऑफ बिलीफ, जिनके जिनके बिलीफ पे दूसरे मुस्लिम रिफॉर्मर्स ने काम किया, एंड हिज वर्क वाज यूनिवर्सल, हिज वर्क वाज नॉट कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर पीपल। इवन टुडे इनकी बुक्स मार्केट में, जैसे हजरतुल्लाह बालिगा या हजरतुल अख्फा जैसी बुक्स आज तक मार्केट में अवेलेबल है, पढ़ी जा रही है, और लोग इनके और इनके बेटों के कामों से आज तक फायदा हासिल कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को कंक्लूजन लिखना समझ आया है। कोई सवाल है तो मेरा नंबर मैं आप लोगों से डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, अपना इंस्टा हैंडल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कोई भी सवाल है आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। मेरा एक पास्ट पेपर सेशन का भी एक एक सेशन स्टार्ट हो रहा है अभी। 1 मंथ बिफोर एग्जाम से हम लोग जो है पहले ही अपने पास्ट पेपर सेशन स्टार्ट करें, तो ये और दीगर जितनी भी कंफ्यूजन्स हैं आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें अपनी कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।